आ सकता है, वो हम प्रैक्टिस के दौरान देखेंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स के अंदर हम स्पेसिफिकली जिस पॉइंट के ऊपर जाएंगे वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इंटीजर भी हो सकता है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, राइट और नॉट। लेकिन क्या प्राइम नंबर इंटीजर हो सकता है? मैंने कहा ना अभी, प्राइम नंबर इंटीजर हो सकता है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकता है। क्या प्राइम नंबर इंटीजर हो सकता है? यस, राइट। लेकिन अगर हम यूं कहें कि प्राइम नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर तो गलत होगा, क्योंकि इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जीरो या होल नंबर? Whole number starts with the zero. And as far the integers are concerned, it always starts from minus infinity to plus infinity. And hence we can say that prime number is not the collection of integers. Right? It is neither the collection of whole number as well. Because whole number क्या है? वो तो zero से start होता है. Right? In fact, we can also not say that the prime number is a set of natural number. कह सकते हैं हम? ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। राइट क्या इसके ऊपर असर्शन और रीजनिंग में आया हुआ था, तो हम उसमें क्या कहेंगे? नो, प्राइम नंबर इज नॉट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। व्हाई इज इट सो? बिकॉज द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद वन, राइट। लेकिन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर, इफ p happens to be a prime number, right? If p happens to be a prime number, in fact, just a minute, and this has to be greater than 1. प्राइम नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। अभी हमने इसी 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन कर लिया है जो बोर्ड एग्जाम का। आई होप तो आपको समझ में आ गया ना कि प्राइम नंबर को हम ना तो कलेक्शन कह सकते होल नंबर का, ना इंटीजर का, ना नेचुरल नंबर का। तो एक्चुअली में प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर, इफ ए नंबर इज डेजिग्नेटेड एज p denoted or we can regard it as the prime number, then that number must be greater than 1, right? And it's basically a number which has no common factor other than unity, which has no factor other than unity, right? यानी कि एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे हर नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये सब तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियोस के थ्रू भी कर चुके हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बी बेटर टू हैव द रिवीजन, राइट? कुछ ना कुछ नया ही समझने को मिलता है। तो 2, 3, 5, 7 दे आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 7 है, 7 तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से या 1 के साथ ही हम उसे कह सकते हैं एज इट्स फैक्टर, राइट? So this is known as a prime number. Next is a composite number. What is a composite number? Composite number is a one, right, which has common factors. Come. आओ बेटा, आओ बेटा, यहाँ बैठो आप, साक्षी के साथ बैठो। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो आप 99 मेरा नंबर दे देना। हाँ मेरा जो, हाँ वही मेरा जो नंबर है ना जिससे उसी में कर। हाँ अभी बेटा सेशन जो स्टार्टिंग हुआ है, अब लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। कैसे रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं क्या, वो सब हम बाद में देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? आई होप आपको पता है ना प्राइम नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अदर देन यूनिटी। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? क्या 1771 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? थोड़ा सा मैं जो तुमने वीडियो अटेंड की थी ना उससे अलग ले रहा हूँ क्लास। ये डेफिनेटली कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? बिकॉज अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो यू विल फाइंड इट वुड बी डिवाइडेड बाय 7 into 11 into 23. Excellent. And hence this is a number which is regarded to be a composite number. And composite number को हमने क्या किया यहाँ? अगर आप 7 को देखें, 11 को देखें, 23 को देखें, all these three numbers, isn't it our prime numbers? 23 प्राइम नंबर है या नहीं है? 11 प्राइम नंबर है या नहीं है? 7 भी प्राइम नंबर है। तो हमने किया क्या? एक्चुअली वी हैव कन्वर्टेड द कंपोजिट नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स
primes into the product of its prime numbers, isn't it? अच्छा, एक नंबर और देखते हैं. मान लिया we have 10,626. Can you tell me the prime factor of the same? जरा जरा फटाफट बताओ क्या इसका प्राइम फैक्टर होगा. I think 2 is definitely there. Hmm. Into 7, right, right. Into 11 into 23, excellent, right. तो ये तो दो नंबर्स मैंने लिए हैं, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, राइट. कंपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अदर देन यूनिटी भी इसके अंदर और भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं. कहने का मतलब है कि ये नंबर 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 11 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 23 से भी हो रहा है. सो यानी कि 7, 11, 23 आर बेसिकली इट्स फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, राइट और नॉट. उसके साथ साथ एक काम कर, गौतम तेरा फेस नहीं दिख रहा बेटा, इधर हो जा. रमनीक तो कल आएगा ना. हाँ, वो अभी परसों से आएगा. खैर, आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको. चलिए, एक ये हो गया. ऐसे ही आप इस नंबर को देखें तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. यहां भी आप ध्यान से देखें, इस एग्जांपल में भी हर एक नंबर जो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, क्या वो कंपोजिट नंबर है, सॉरी, क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं, राइट. तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि हम हर कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, right. Every composite number can be expressed as a product of its prime, right. And this factorization is unique. This factorization is unique. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जिस थ्योरम का पता होना चाहिए उसका क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट. व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये हमने जो अभी दो एग्जाम्पल लिए, इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया, कंपोजिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, राइट. यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, राइट. अगर हम इस बात को, जो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं, इसे अगर हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अब ये सेंटेंस है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर 10,626 को हम प्राइम में अगर बदल रहे हैं तो इसके कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 7, 11 एंड 23, राइट. 29 विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. 29 इसमें नहीं आ सकता, 13 इसके अंदर नहीं आ सकता, राइट. यानी कि इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो वही रहेंगे जो ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इट टेक्स प्लेस, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इट टेक प्लेस. तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो लास्ट सेंटेंस मैंने बोला है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये है, मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2. मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था. क्या आंसर में कोई चेंज आ जाएगा, माई क्वेश्चन इज टू यू. आंसर रिमेन्स विद द सेम, राइट. यही एक इकलौता मैथमेटिक्स के अंदर एक सब्जेक्टिव राइटिंग वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है. डिफाइन लिखो, डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सपोज बेटा जी मैं ले रहा हूं 32,760. अब एग्जाम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम भी क्वेश्चन आता है. जैसे यहां मैंने आपको एक नंबर दिया, राइट. इसका अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या फैक्टर आएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं है, बताइए.
अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्वाइट ऑब्वियस है, जीरोस के यूनिट प्लेस पर है, तो क्वाइट ऑब्वियस इट्स एन इवन नंबर, एंड इवन नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2। अच्छा, 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी, 16380, मैं राइट। अब उसके बाद यहां पर एक ब्लॉक छोड़ दिया गया है और यहां पर एक वैल्यू दे दी गई है, और वो वैल्यू है 8190, राइट। फिर उसके बाद यहां एक वैल्यू दे दी गई है और यहां एक ब्लॉक छोड़ दिया गया है, राइट। फिर उसके बाद यहां इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, राइट। और इसकी वेटेज 1 मार्क है। अगर एक से ज्यादा ब्लॉक को हमें फिल करना है तो ये 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 2 से ऊपर इसकी वेटेज नहीं होगी। अब जैसे आपको ये एग्जाम में इसी तरीके से प्रिंट मिलेगा और आपसे कहा यह जाएगा कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्स, इन एम्प्टी बॉक्स को आप इसकी प्रॉपर वैल्यू के साथ फिल करें। तो कोई कौन इसमें अभी यहां पर ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये नहीं मालूम कि कैसे आया? एनीबॉडी मालूम है ना क्या किया मैंने? यहाँ 32760 को किससे डिवाइड किया मैंने? 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना 16, राइट, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आई है ये भी, अब ये यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक एम्प्टी ब्लॉक छोड़ा हुआ है ना, इसे फिल करना है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, तो क्वाइट ऑब्वियस यहाँ क्या आना चाहिए, इट शुड बी फिल्ड विद 2। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो अब ये यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 4095, राइट। अब 4095 है, अब मान लिया मैंने यहाँ 3 लिख दिया, राइट। अब ये एक वैल्यू यहाँ पर एक ब्लॉक और ये एक ब्लॉक की तरह बढ़ते हैं, ये ब्लॉक खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ओवर हियर, 1365, राइट और नॉट? आई होप इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आ जाती है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट द करेक्ट आंसर बिहाइंड इट, निकाल सकते हैं ना आप इसे, राइट। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए। एक जो मैंने आपसे कहा था कि प्राइम नंबर किस किस का सेट हो सकता है, राइट, ये इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था, तो वहां पर असर्शन और रीजनिंग के अंदर था, तो वहां असर्शन और रीजनिंग में असर्शन जो है वो रॉन्ग था, राइट, और रीजनिंग भी रॉन्ग था, तो फोर्थ इसकी ऑप्शन थी। तो इस टाइप से थोड़ा लीक से हटकर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अब आ सकते हैं, राइट। क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, कैसे हमें तैयारी करनी है कि हम सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दे सके, ये मैं अपने सेशन होने के बाद बताऊंगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपको इस तरीके से एक वैल्यू गिवन है और 3 से 4 आपको एम्प्टी ब्लॉक्स दे दिए गए हैं, सो यू आर सपोज टू फिल देम, कर पाएंगे या नहीं आप इसे, राइट। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसे डिफाइन करो, तो डेफिनेशन आपको खुद दिखनी है, मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूं इसे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, लिखो मत बेटा जी, समझो इस बात को भी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, and this factorization is unique apart from order it may take place, right। किसी भी वैल्यू को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन जो उसमें प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक ही रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जा सकता, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके चांसेस 99.99% है, राइट। और वो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर को किया हुआ है। एनीवे, यहां तक कोई डाउट? देखो, आप में से कुछ नए बैठे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा, शुरू में मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी सो दैट कि वी कैन सिंक्रोनाइज विद वन अनदर। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो सपने में भी ये ध्यान में नहीं रखना है कि मैं कोई सर हूं, ये समझना है कि मैं भी आप में से ही कोई एक स्टूडेंट हूं। इज दैट क्लियर? हम सभी स्टूडेंट हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है भाई बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, 2 + 2 = 4 जितना भी आसान है,
लेकिन पूछने में इसलिए हिचकिचाहट आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो इतना आसान क्वेश्चन मैं पूछ लूं और मेरी कहीं इंसल्ट सी ना हो जाए। ऐसी फीलिंग्स सपने में भी मत रखना, राइट। कहीं कोई भी डाउट आया, जैसे आप अपने कुलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ पूछते हुए झिझकते हैं क्या, पूछ लेते हैं ना, ऐसे मुझसे पूछ लेना, राइट। पढ़ाते समय मैं टीचर नहीं हूं, हम सब स्टूडेंट है, मैं सीनियर स्टूडेंट हूं, तुम जूनियर स्टूडेंट हो। डिफरेंस लाइज इन द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओनली, राइट। इसलिए बिल्कुल निडर होकर, निर्भीक होकर सेशन को अटेंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास को पूरा समझना है। और जब तक क्लास में थोड़ा भी डाउट रह जाए, कोशिश करो सामने पूछो। सामने ना पूछ पाओ, बाद में भी कोई डाउट आए तो अकेले में पूछ के जाओ, लेकिन जब इंस्टीट्यूट छोड़ो तो इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि सारी की सारी क्लास तुम्हें समझ आ गई है। अब उस समझ में जो आया है वो हमारे रैम में गया है। डू यू नो अबाउट द रैम एंड रोम मेमोरी इज अवेलेबल इन द कंप्यूटर? दो मेमोरीज होती है ना, एक रैम होती है रीड एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो रीड एक्सेस मेमोरी को डिलीट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन रोम को नहीं किया जा सकता। वो तो हार्ड डिस्क में भी हम रख सकते हैं डाटा को स्टोर करके, राइट और नॉट। तो रैम से रोम में, अब ये क्लास में जो भी समझ में आ रहा है ना, ये आपके रैम में जा रहा है। अगर इसका राइटिंग में काम नहीं होगा ना, तो वो रैम से डिलीट हो जाएगा। पूरी क्लास अटेंड की ना की, वो तो बेकार हो गई। अगली क्लास से पहले पिछली क्लास तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें घंटों नहीं पढ़ना मेरे सब्जेक्ट, तुम्हें क्वालिटी टाइम देनी है, साथ साथ रेगुलर काम करना है। कम, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी है, राइट। ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहते हैं तुमसे। मैथ्स ईगोस्टिक सब्जेक्ट है, उसे, उसका ईगो हर्ट हो जाता है अगर आपने एक दिन भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी तो, और तुम्हारी परफॉर्मेंस को किल कर सकता है, राइट। इसलिए तुम्हें सजग होकर चीजों को समझना है। समझ लिया तो 80% काम क्लास में हो जाएगा। 98% जो पेपर बोर्ड में आएगा वो मैं क्लास में करा दूंगा, 100% गारंटी से कह रहा हूं। ये जो बोर्ड में तुम फेस करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि 40 में से 37 क्वेश्चंस तो हमने 37 टाइम्स कर रखे हैं। इसलिए तुम्हें क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। किसी कारण से छूट जाए तो वीडियो सेशन से उसे कवर करना, राइट। और राइटिंग का काम सब कुछ है, एवरीथिंग इज राइटिंग। रीड नहीं करना, कुछ नहीं फायदा होगा उससे, राइट। हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 9th क्लास का मैथ से 10th क्लास का मैथ 6 गुना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इट्स सिलेबस। सेम विद द साइंस आल्सो, राइट। लेकिन बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे फ्यूचर के लिए है 10th। और मैं ऐसा करा दूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर में भी तुम्हें काम आएगा, कि कितना डिफिकल्ट क्यों ना कोई टीचर क्यों ना पढ़ा रहा हो, तुम्हें सब समझ आएगा, राइट। वो सारे बेस हम 10th में कवर कर लेंगे, राइट। अपने दिमाग में अगर कभी किसी कारण से मैथ्स और साइंस में नंबर कम रह भी गए हैं, तो आज से अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे मार्क्स कम आए थे इसमें। अब ये मानो कि इन सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है, इतने बड़े लेवल पर इसको समझ लेना है कि लेट द क्वेश्चन कम फ्रॉम एनी बुक इन एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, आई शुड बी इन ए कंडीशन टू गिव द राइट आंसर बिहाइंड इट। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डेवलप द सेम, राइट। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया कैसे करना है, राइट। पक्का? किसी को कोई डाउट? आगे चले। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ लिया, क्या होती है, इन दो एग्जांपल्स ने हमें क्लियर कर दिया, राइट। अब बात उठती है कि इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 6 to power n can never end with digit 0। 6 to power n कभी भी डिजिट 0 उसके यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। और ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 6 to power 1, 6 to power 1 क्या होगा? 6 होगा। मैं कहता हूँ 6 to power 2 क्या आया? 36। 6 to power 3 क्या आया? बताओ।
ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे 6 टू पावर 4 एक्सेट्रा हम लेते जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ यूनिट प्लेस के अंदर 0 दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ भी यूनिट प्लेस में 0 दिखाई दे रहा है? आगे मैं जितनी भी वैल्यूज लेके जाऊंगा, कहीं आपको यूनिट प्लेस में 0 दिखाई देने के चांस दिख रहे हैं यहाँ? नो चांस एट ऑल। तो क्वेश्चन क्या है कि 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। हाँ जयंत बोल बेटा, मैं क्लास में हूँ, जल्दी बोल बेटा। गुड इवनिंग, हाँ बोलो बेटा। यार इंस्टीट्यूट में देना है बिल्कुल। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। सो 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, यानी कि जो भी वैल्यू हम n में उसकी पावर में पुट करेंगे, यूनिट प्लेस पे कभी 0 नहीं आएगा। इस बात को जस्टिफाई करना है, इस बात को प्रूव करना है, राइट? तो इसको प्रूव करने में मदद करेगी हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई बताएगा आप में से जिसने ये क्लास अटेंड कर रखी है? नहीं। अधिराज क्या आंसर होगा? हाँ मुझे कुछ ऐसा था कि बस टेक्स्ट वगैरह हम देख के और अगर उसको फंडामेंटल को फॉलो करके अगर हम उसको डिवाइड करके फैक्टराइज करेंगे तो सर उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 निकलते हैं। हाँ और उसमें 5 जो होता है वो फैक्टर नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है, पार्शियली करेक्ट। हाँ, व्हाट वुड बी योर आंसर? So according to the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of 6 is always 2 and 3, which proves that 6 raised to the power n is indivisible by 5, and hence it can never enter the group. ठीक है रिंको, ये फोन है ना, इसे कहिए सर क्लास में है अभी। कह रही सर क्लास में है अभी, मैं क्लास से हटते ही बात करा दूंगा, तू बोल दे। अब इसके आंसर को हम, आपने भी जो आंसर दिया वो पार्शियली करेक्ट है, रियल करेक्ट नहीं है। देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं उन नंबर्स के जो कि यूनिट प्लेस पे 0 आता है। फॉर एग्जांपल आई टेक इट 250। 250 तो 0 यूनिट प्लेस पे 0 है या नहीं है? अब ये 250 क्या 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? माय क्वेश्चन इज टू यू। ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइड कंप्लीटली हो सकता है। आई कैन से दैट 5 इज वन ऑफ इट्स 5 इज द फैक्टर ऑफ 250। फैक्टर का मतलब मालूम है ना, 9th में किया था आपने। फैक्टर इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली। तो 5 250 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? अच्छा 6 5 3 5 0, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? ऑब्वियसली ये भी डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एवरी नंबर, whether it is a 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, 5 so on and so forth, if that number ends with the digit 0 at the unit place, then in that case it has to be divided by 5। तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर? ये बात समझ आ रही है ना? 250 भी बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा हर नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, अगर आप उसे 5 से डिवाइड करोगे तो पक्का 5 उसे डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है, राइट? अब हमें प्रूव करना है कि 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसका हाँ, सबका टेस्ट है 12th का, और उसका पेपर निकाल दिया होगा गोविंद ने। हाँ, 5 बजे सभी बच्चों का टेस्ट है बेटा। तो 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसके आंसर को अब हम कैसे, देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसका आंसर आपको लैंग्वेज में देना है, राइट? आपको कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना। तो वो जो आप लिखेंगे वो पैटर्न एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज टीचर को आप चांस दे देंगे मार्क्स काटने के लिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? इफ 6 टू पावर n, समझो पहले से, इफ 6 टू पावर n happens to end with the digit 0, then 5 should be one of its prime factor। ये सेंटेंस समझ में आया मैंने क्या कहा? इफ, यदि 6 टू पावर n happens to end with the
digit 0, then 5 should be one of its prime factor. But the prime factor of 6 are 2 and 3 only. And according to, तीसरा सेंटेंस क्या होगा? And according to the uniqueness, अब लिखना है, and according to the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 5 cannot be the factor of 6. Therefore, 6 to power n can never end with the digit 0. बेटा समझ में आएगा गौतम? लिखो इसे. If 6 to power n, if 6 to power n happens to end with the, happens, if 6 to power n happens to end with the digit 0, if 6 to power n happens to end with the digit 0, then 5 should be one of its prime factor. Then 5 should be one of its prime factor. But the prime factor of 6 are, but prime factors of 6 are 2 and 3 respectively. Prime factor of 6 are 2 and 3 respectively. And according to, full stop करना, फिर लिखना capital A and D, and comma, according to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 5 cannot be the factor of 6. Therefore 6 to power n can never end with the digit 0. 6 to power n can never end with the digit 0. Right? I hope समझ में आ गई ये बात. अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन 6 टू पावर n आ जाए. आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई 9 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0. तो पैटर्न आंसर लिखने का वही होगा या नहीं? आप जो मैंने लिखवाया है, क्या ये समझ आया आपको? इसका सीक्वेंस ये होना चाहिए लिखने का आंसर. जो मैंने लिखवाया है ऐसे ही लिखना है आपने. आपने शुरू में नहीं लिखना कि अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, राइट? वो टीचर मार्क्स काट लेंगे. हमें क्या करना है? इफ 9 टू पावर n happens to end with the digit 0, then 5 should be one of its prime factor. But the prime factorization of 9 is 3. 5 cannot be the factor. And right, therefore 9 to power n can never end with the digit 0. I hope ये बात क्लियर है बेटा. कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? आगे फ्यूचर में जो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपके पास है. मान के चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इस साल आया है, दिस ईयर, बस वैल्यू अलग थी. एक्सप्लेन व्हाई. Explain why this one and this one are composite number. ठीक है, जरा 1 मिनट दे रहा हूं आपको, सोचो इसका आंसर. ये इस साल आया बोर्ड एग्जाम के अंदर.
देखिए हम क्या करेंगे, आप जरा से ध्यान से देखें, यहां पर माय क्वेश्चन इज टू यू, हाउ मेनी टर्म्स आर अवेलेबल इन दिस एक्सप्रेशन? कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म, वेरी गुड। प्लस से पहले जितनी भी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एक ही टर्म, राइट? तो दिस टर्म is separated with 13 by this plus sign, and hence we can say that it consists of only 2 terms. तो अगर आप ध्यान से देखें, हम यहाँ क्या करेंगे, इन दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? तो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं या नहीं? तो 7 इंटू 11 इंटू 1 13 है ना ये, फिर प्लस 1 कर सकता हूं ना, ये भी 13 था, राइट? तो बेटा जी ये हो गया कितना? 77 प्लस 1, पहले ये लिखना है आपने। अब ये क्या हो गया? 13 इंटू 78। तो 13 इंटू 78 का मतलब क्या है? इन दोनों के प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी क्या आई, जल्दी बताओ? 1014। ये जो वैल्यू आई, गुड, ये जो वैल्यू आई, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? क्यों है ये कंपोजिट नंबर? बिकॉज इट हैज 13 एंड 78। अभी 78 को फर्दर मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं, हेंस वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ए कंपोजिट नंबर, राइट? ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, वी हैव कन्वर्टेड द 2 टर्म्स, राइट, which is written to be in the form, which seems to be in the form of 1 2 3 4, but basically they are 2 terms only. इसमें से जो कॉमन है आप उसे कॉमन को लीजिए और कन्वर्ट करिए इन प्रैक्टिकल 2 टर्म्स, and that would be the answer, and that answer is regarded to be a composite number. I hope ये बात क्लियर हो गई। आप जरा इसको करना, इसको भी करके दिखाओ। मैं भी कर रहा हूं, आप अपने आप से करेंगे और मेरा आंसर नहीं देखेंगे, ठीक है? क्या आंसर आया? यस, समझ में आ रहा है ना बेटा जी सारा? फाइव 5045, राइट? तो डेफिनेटली ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। चलें आगे। तो आप सभी के लिए आई होप यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? चलें आगे। ग्रेट। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन multiplier, right, using prime factorization method, using
नाउ लेट्स कंसीडर देयर आर टू नंबर्स। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, कोई बताएगा मुझे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? टेल मी। हाँ, अधिराज बताओ। यस, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द HCF इन बिटवीन 6 and 20। आई होप छोटी क्लासेस में भी किया होगा आपने, लेकिन ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? द बैड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो उसका क्रीम था, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, राइट? एंड दैट्स अ रियली बैड थिंग बिकॉज दैट यू मे सफर इन द फ्यूचर। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जिससे आगे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो HCF और LCM यूजिंग प्राइम, लेकिन किसे कराऊंगा? वो जिसकी परफॉर्मेंस करंट सिलेबस की बेहतरीन होगी। इसलिए आप करंट सिलेबस की परफॉर्मेंस को अच्छी बनाने की कोशिश करना बेटा। तो हमें HCF और LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6 और 20 का। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, फिर 20 के भी निकाल देंगे। निकाल सकते हैं या नहीं? या इसे यूं कह सकता हूं या नहीं? मैं बोलो, राइट? अब इसका HCF निकालना है, तो देखो हम क्या, दिस इज अ वे टू राइट इट्स। HCF बेसिकली कैसे निकालते हैं? द रूल स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द HCF between two or more than two numbers, ध्यान से सुनना, HCF between two or more than two number is basically the product of the smallest power, product of the smallest power of common factors involved in the number, right? अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें उसमें कॉमन क्या है? कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है? 2। और वो जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर वाला नंबर चूज करना है। 2 टू पावर 2 चूज करेंगे या 2 टू पावर 1 चूज करेंगे? 2, यानी कि 2 टू पावर 1 2 करेंगे। अब 3 भाई यहां पर है, 5 यहां पर है, तो क्या 3 और 5 यहां पे कुछ लिखेंगे क्या? तो देखा जाए तो ये आंसर यहीं खत्म हो गया या नहीं? क्यों खत्म हो गया? बिकॉज इन 6 and in between 6 and 20 we have only 2 as common factor, and that too the least power found to be over here is 2 to power 1, and hence the HCF of 6 and 20 is considered to be 2 only, right? तो इस बात को लिख लो आप। ये सब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. राइट? तो HCF A comma B अगर हम लिखेंगे तो इट इज व्हाट? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ smallest power of, product of smallest power of common factors, right, involved in the numbers, right or not? क्लियर हो गया बेटा? तो ये वे है HCF निकालने का। अब हमें इनका, इन दोनों के बीच में LCM निकालना है, तो क्या करेंगे? अगर हमें LCM निकालना है इनके बीच में 6 and 20, अब ध्यान से सुनना, LCM का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? LCM इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज। अब इन दोनों में लार्जेस्ट देखो, लार्जेस्ट पावर नहीं देखनी है आपने, कॉमन की नहीं, हर एक प्राइम फैक्टर चूज करना है। 6 में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है भाई? 2, 3। और 20 में कौन सा है? 2 तो ऑलरेडी लिख लिया हमने। 5। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द, अब इसमें लार्जेस्ट पावर देखनी है। 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है? 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है? 1। 5 की क्या है? 1। And hence, what is the LCM? LCM is basically the product of the largest power of each prime factor. Common नहीं कहा मैंने, product of the highest power of each prime factor involved in the numbers. क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आई होप क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर द कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, LCM। क्या आंसर आया इसका बेटा बताओ? 60, राइट? तो LCM की डेफिनेशन भी लिख लो। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द
largest power of each factor, right, involved in the number. Agreed? Any doubt to it? अच्छा, अगर ये डाउट नहीं है तो हाँ, 99 99 था नहीं, 99 नहीं था, 96 था। हाँ, 96 और 404, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के बताओ मुझे। डू इट राइट नाउ, खुद करिए। जिससे पूछूंगा वो आंसर देना, घबराना मत, गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप सब लर्निंग मोड में हैं, सीख रहे हैं। हम्म, So for HCF and LCM 9,696. अच्छा, दैट्स ग्रेट। 96 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 96 का क्या है, 32 इंटू 3 कर दूं, 2 टू पावर 5 इंटू 3, राइट। Yes. 404 का क्या है, 2 टू पावर 3 इंटू 101। ईमानदारी से बताइए क्या यही दोनों लिखा है या नहीं? फिर 2 to power 2 हो सकता है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 टू पावर 2 आएगा, करेक्ट। तो एचसीएफ क्या आया बेटा जी? तो और एलसीएम कितना हो गया? यही हो गया है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9696 आई हो, यही है ना? क्या ये दोनों आंसर सभी के यही आंसर हैं? बेटा जी आपका नाम क्या है? मेरा हाँ, हर्ष, हर्ष या समझ में आ रहा है बेटा? सारे ये आ गया था आंसर आपसे भी, राइट? मान्य आ गया? यस। अश्विका, हाँ बेटा आपका आया अक्षत, शिवम, ठीक है। नेक्स्ट निकाल के दिखाओ मुझे, एक क्वेश्चन और करिए। सिक्स 72 एंड 120 के बीच में। लक्ष्य आंसर आया तेरा बेटा? देखते हैं बेटे। 6 का क्या है, 2 3। so HCF 24 72 का क्या है, 72 इज 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2। और 120 क्या है, 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यही किया है नहीं? पहले तो बताइए, सबका ही है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग सबका यही वैल्यू आई है? लक्ष्य बेटा तेरी भी यही आई है नहीं? तो HCF 672 120 का जो होगा तो कितना आसान है और उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट? So LCM is तो 2 2 2 2 इंटू 3 लेंगे, 6 आ गया। क्लियर हुआ? गलती पता लगी है? कोई बात। अच्छा वो गलत था बेटा, 3 नंबर अलग अलग है। नाउ दिस वन। So 9670. ओह निमिषा, मुझे लगा आप इंस्टीट्यूट में आकर पेपर दोगी। जब आपने आना शुरू कर दिया था ना, ठीक है मैं भेज रहा हूँ पेपर आपको। क्या आंसर आया बेटे बताओ उसका? हेलो, नहीं नहीं नमस्कार, हाँ जी हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल भेजिए, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। नहीं 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 भेजिए भेजिए आप, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। हाँ, अब एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर 3 टू पावर 2 है, राइट? 2 टू पावर 3 है, और नेक्स्ट क्या वैल्यू रह गई? 5। तो कितना आंसर आया? 360, राइट? किसी को डाउट? अब ध्यान से देखिए, 96 इंटू 404, ये 2 नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? ये दोनों नंबर बेसिकली प्रोडक्ट हैं किसके? अपने ही HCF के और अपने ही LCM के, राइट? कहने का मतलब है, मान लिया देयर आर 2 नंबर्स A and B, if they are multiplied together then the product is basically the product of their HCF and LCM। जैसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे देंगे ये कि भाई HCF गिवन है 4, राइट? और प्रोडक्ट गिवन है 2 नंबर का 9696, LCM निकालो। तो बता सकते हो क्या करना है? प्रोडक्ट 2 नंबर्स का ये है, कहने का मतलब A इंटू बी ये है, LCM निकालना है। आगे आंसर या नहीं? क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट हमें अवेलेबल है, HCF बेटा जी कितना है? गिवन है ना HCF, LCM तो हमें निकालना है। तो LCM क्या हो गया? 9696 डिवाइडेड बाई 4, गॉट इट? तो ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल विद द वैल्यू ऑफ LCM जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? कर सकते हैं या नहीं? हाँ, यू विल गेट द प्रोडक्ट, यस ऑफ कोर्स। आई होप ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो कितना आया LCM? 22424। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लिया HCF वही है 4, राइट? LCM निकालना है, राइट? और 96 इंटू 404, राइट? तो LCM कितना आया? क्या चेंज किया मैंने क्वेश्चन के अंदर? अरे वही तो क्वेश्चन है, सेम है या नहीं? राइट? तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 96। नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गई बेटा जी? एनी डाउट?
तो ये बहुत ही आई होप क्या 7th 8th में किया था ऐसा या नहीं? So powers के theorem पर. पावर्स के दरमियान, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हमने HCF और LCM निकाला, अभी हमने इसको जो लर्न किया, ऐसे जो समझा, ये हमारे एग्जाम के अंदर तो आएगा, लेकिन 90% ये वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, वो मैं आने वाले टाइम के अंदर अभी लूंगा। अभी मैं इर्रेशनल नंबर पर जा रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए, किसी को यहाँ कोई डाउट? क्या आपको ये पूरा समझ में आया या नहीं आया? टेल मी, क्लियर है ना? तो हमने ये देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के रेलेवेंट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा HCF और LCM को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, हमने क्या किया, सारे नंबर को उनके प्राइम नंबर्स में बदल दिया था, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इर्रेशनल नंबर्स। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल नंबर है या नहीं है, बताओ? √7, √11 एक्सेट्रा, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? जो कि ना तो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, देखो ना ये रिपीट हो रहे और ना ही खत्म हो रहे। तो इस टाइप के वैल्यू को अगर हम डेसिमल में किसी इरेशनल नंबर को लिखें, उसका एक एग्जांपल मैंने ये लिया, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आपको याद है, ये तो मैंने एक लाइव क्लास भी ली थी इन द फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च, राइट। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, बताया था या नहीं? एक होता है नॉर्मल रैशनल नंबर, एक होता है सिंपलेस्ट रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट, एक नॉर्मल। सिंपलेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 3/7, राइट, और नॉर्मल है 15/25। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही रैशनल नंबर है या नहीं है? लेकिन पहले वाले को मैंने सिंपलेस्ट क्यों कहा? बिकॉज दिस रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली यूनिटी एज इट्स प्राइम फैक्टर। 3 और 7 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? तो 3 और 7 को मैं यूं लिख सकता हूं, अगर इनका कॉमन मैं निकालना भी चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 3 × 1, नीचे क्या करूंगा, 7 × 1, राइट और नॉट? तो यानी कि 3/7 कंसिस्ट ऑफ नो कॉमन फैक्टर अदर देन यूनिटी। ए रैशनल नंबर in which numerator and denominator have no common factor other than unity is regarded to be simplest rational number। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट है 15/25? इसमें 5 तो कॉमन है या नहीं है? 3 × 5, 5 × 5, तो ये एक नॉर्मल रैशनल नंबर है। अब जो हम करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क का भी आ सकता है और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 3 मार्क का भी आ सकता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आया तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई कुछ भी कॉपी नहीं करेगा, आ जाए फिर टाइम पे आया बेटा, कम कोई कुछ कॉपी नहीं करेगा, समझेंगे बेटे। यहाँ पर जो कुछ भी मैं इस समय समझा रहा हूँ, ये सारे क्लास नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। आप सबको एक ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लेना, डाउनलोड कर लेना ऐप, और फिर वहां पर आपको सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? अभी अभी पहुंचे हो रवनीत? गुड टू सी यू इन दैट केस। हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। अब √2 इर्रेशनल नंबर, आप भी थे उस क्लास के अंदर, आए ना? ठीक है, बोल। तो हमें इसे प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन? इट मींस, हाँ,
So we will find out it's a fact that we have to do that this is a rational number and we will assume that this is a rational number राइट, and then we will answer it. यस करेक्ट। देखो, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इसे हम प्रूव करेंगे प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन, विच मींस दैट इनिशियली आई विल एज्यूम दैट रूट टू इज a rational number, that too a simplest rational number। कौन सा? नॉर्मल वाला नहीं, कौन सा? सिंपलेस्ट rational number। नॉर्मल, अगर आपने सिंपलेस्ट वर्ड नहीं लिखा यू विल गेट 0, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन मींस दैट we need to consider that root 2 is a simplest rational number, right? Then while doing so, while executing the answer, we ourselves will prove our assumption as a wrong assumption, और फिर लिख देंगे हमारी assumption गलत थी, इसलिए रूट 2 एक irrational number है, right? So this is the meaning of proving by contradiction. Proving by contradiction means that there are many concepts or questions onto which we assume something, and we ourselves will prove our assumption as a wrong assumption, right? So यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। Let root 2 be a irrational number। sorry गलत लिख दिया मैंने। be a simplest वर्ड जरूर लिखना। आपने लिख दिया ना लेट रूट 2 बी ए रैशनल नंबर, तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपलेस्ट वर्ड के कारण हम निकाल पा रहे हैं। लेट रूट 2 बी ए सिंपलेस्ट रैशनल नंबर, देन अरे भाई इसे मैंने रैशनल नंबर मान लिया, तो मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं इसे, राइट? वेयर पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, राइट? दिस साइन मीन्स कि P and Q both belongs to positive integers। किससे? Positive integer। Is that clear? Or we can regard them as a natural number also। अब मैंने कहा कि रूट 2 एक सिंपलेस्ट रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर कहा है तो भाई मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं? लिख दिया मैंने, राइट? Now squaring the above on both sides। अब ध्यान से देखते जाइएगा, मैंने इसको स्क्वायर किया, आपको मालूम है ना रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा या नहीं? 9th क्लास में पढ़ा था आपने, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये तो 2 हो गया, लेकिन राइट साइड हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और आई कैन से दैट ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और आई कैन से दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर, राइट? लेट इट बी फर्स्ट, पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर, राइट? अब आपको आंसर लिखते समय क्या करना है? 2 is a factor of right hand side of 1। नहीं, पहले LHS नहीं, पहले RHS लिखना है, भूल के भी LHS नहीं लिखना। 2 is a factor of RHS of 1 or not? अरे भाई 2 अगर हमने किसी नंबर, अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्यू जो है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्यू में आप 1 पुट करें तो 2 आएगा या नहीं आएगा? आप क्यू में 2 पुट करें तो आंसर 8 हो गया या नहीं हो गया? तो क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू को जब हम पुट करेंगे और जब 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा, इवन होगा तो 2 का फैक्टर हो गया या नहीं हो गया, राइट? तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट। अब बोलो, अच्छा हाँ, नहीं हमेशा याद रखना पी स्क्वायर को लेफ्ट में रखना, ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर को राइट साइड में, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है? तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, फिर कहेंगे हम 2 इज अ फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट। अरे भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं या नहीं है? अरे ये राइट साइड है, अगर राइट साइड 2 का फैक्टर है तो लेफ्ट साइड का भी तो हुआ, और मैं कह सकता हूं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ
पी स्केयर, भाई लेफ्ट साइड में क्या है, पी स्केयर, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्केयर, राइट और नॉट? तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्केयर का मतलब क्या है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी, तो 2 किसका फैक्टर निकला, पी का फैक्टर निकला। अब ये 2 फैक्टर है ना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी, इसको कह दिया मैंने स्मॉल ए। तो मैंने यहाँ पर इस assumption से ये बात प्रूव कर दी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, राइट। अब 2 फैक्टर है p का, therefore I can say that p can be written as 2m। भाई 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, तो p को मैं 2m लिख सकता हूँ या नहीं? m क्या है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, m में आप कोई भी 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, आपको हमेशा इवन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब मैंने ये बात प्रूव कर दी कि p 2 is a factor of p and I can have every right to write p as twice of m. Now putting the above in one, अब इसको जो मैंने assume किया है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2m square is twice of q square, 4m square is equal to twice of q square, इसने इसको कट कर दिया, यानी कि twice of m square is equal to q square, right or not? Or I can say that q square is equal to twice of m square, q square is equal to twice of m square। अगर ऐसा है तो इसको भी मैंने कह दिया सेकंड, तो मैं यहां कह सकता हूं ना कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 2, 2 is a factor of left hand side of second expression, 2 is a factor of q square and hence 2 is a factor of q, 2 is a factor of q or not? Let it be b। अब जरा ध्यान से देखो, हमने शुरू में ये कहा था कि √2 रैशनल नंबर कौन सा है, सिंपलेस्ट, लेकिन हमने कर क्या दी गड़बड़, हमने 2 फैक्टर बना दिया p का और 2 फैक्टर बना दिया q का, जबकि p और q के बीच में सिर्फ 1 ही प्राइम फैक्टर हो सकता था, लेकिन हमने जस्टिफाई क्या कर दिया दैट बोथ p and q कंसिस्ट ऑफ 2 एज ए कॉमन प्राइम फैक्टर, which contradict our own assumption, जो हमारी बात को गलत साबित करता है। Therefore √2 happens to be an irrational number, right? तो हम इसके बाद यहां ये लिखेंगे कि from a and b 2 is a factor of both p and q which contradicts our own assumption, therefore √2 is an irrational number। आई होप ये बात क्लियर हुई बेटा, देखो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, एक बार ग्लिम्स दे रहा हूं। हाँ, तो हमने ना एक्चुअली पी, यस, हमने पहले ये माना था कि पी और क्यू में सिर्फ 1 ही होगा प्राइम फैक्टर, कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे 3/7 था, तो 3/7 में तो 1 ही हो सकता है। तो देखा जाए पी एंड क्यू शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 5/7, 13/11, 11/13, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर उसमें तो 1 के अपार्ट फ्रॉम 1 हमने 2 उसका प्राइम फैक्टर पी का भी निकाल दिया कॉमन और क्यू का भी निकाल दिया, जो कि गलत है। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हुआ, √2 इज ए सिंपलेस्ट रैशनल नंबर हमने माना, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये आ गया ना 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी, फिर हमने पी में ये वैल्यू पुट की, इस तरीके से हम प्रोसीड किया हमने, यहाँ तक आंसर क्लियर है यहाँ तक? अब मान के चलो ये क्वेश्चन आप यूं ना आकर √3 के बारे में होता कि भाई √3 को प्रूव करना है, तो हम क्या करते, ध्यान से देखिए, मैं यही कर रहा हूँ, √2 की जगह मैं क्या लिखता, तो यहाँ √2 की जगह मैं क्या लिखता, तो यहाँ पर स्क्वायर करता दोनों तरफ, तो 2 की जगह क्या आ जाता, बेटे समझ में आ रहा ना, यहीं पर ही हो ना क्लास के अंदर। तो यहाँ पर क्या आया था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, थ्राइस ऑफ क्यू स्क्वायर,
फिर यहाँ क्या आ जाता, 3 3 3 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ p में क्या पुट करते, 3m। फिर हम यहाँ पर क्या पुट करते, 3m, राइट। और यहाँ हम जब 3m पुट करते तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता, 9m स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होता हमारे पास, यहाँ ट्वाइस है ना, यहाँ क्या होता हमारे पास, थ्राइस ऑफ क्या स्क्वायर। फिर यहाँ क्या आ जाता, थ्राइस ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर। फिर क्या था, क्या स्क्वायर इज थ्राइस ऑफ m स्क्वायर। फिर यहाँ क्या आता, 3 3 3, और यहाँ भी क्या आ जाता, राइट। तो हम कहते हैं कि p and q both consist of 3 as a common prime factor which contradicts our own assumption, therefore root 3 is an irrational number। ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क का आया तो आपको ये सारा लिखना होगा, यू हैव टू राइट द एंटायर आंसर इन दिस मैनर। तो जो चीज समझ आ गई है, घर जाकर आपको आज रात को सोने से पहले से राइटिंग में करके देखना है, राइट। √2 करके देखना, ये होमवर्क है रेस्ट। √3 भी करना, √5 भी करना, √7 और √11, ये पांचों के आप प्रूव करना बिल्कुल इसी मैनर में। कहीं फिर भी कुछ गलती हो जाए, कहीं तुम अटक जाओ, कहीं तुम्हें लगे कि नहीं कहीं कोई दिक्कत है, तो अगली क्लास में मुझसे पूछना, राइट। या मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। अभी तक तो मेरी ब्रॉडकास्ट थी ना, वो जो ग्रुप बनाऊंगा ना मैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट होंगे। क्वेश्चंस डालोगे तुम उसके अंदर, ना कोई इंफॉर्मेशन, ना कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं होगा। और उसमें पेरेंट्स का नंबर नहीं, केवल तुम लोगों का नंबर होगा। है सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल नंबर हैं? तो जिनके पास नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस है, फादर या मदर में से किसी का फ्रीक्वेंटली यूज करते होंगे आप, उस नंबर को डाल देना। लेकिन जिस भी बच्चे ने उस नोटिफिकेशन के अंदर किसी और नंबर को डाला, राइट, कोई और मैसेज डाला, तो मैं उसे उस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं रखूंगा। वो जो ग्रुप है उसका एक ही पर्पस है कि उसमें सिर्फ डाउट डालो आप, राइट। जब आप डाउट डालोगे और आप में से किसी एक को लगता है कि यार इसका आंसर तो मुझे आता है, राइट, तो इमीडिएटली आप कोशिश करो उसे बताने की। एक बात जीवन भर के लिए याद रखना कि जब हम किसी को कुछ समझाते हैं ना, तो हमें बेहतर समझ में आता है। तो मैं देखूंगा किसने उसका आंसर डाला, किसने उसके आंसर को किया, राइट। और जिसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है उसके लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखूंगा, राइट। पर वो क्वेश्चन का आंसर उसको प्रैक्टिकली आना चाहिए, कहीं से कॉपी करके नहीं डालना। और अगर किसी से भी नहीं निकलेगा तो छोड़ देना, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। डिड यू गेट इट? तो ये एक कंफर्म क्वेश्चन मान के चलो, आपको ऑलरेडी पेपर मालूम है कि आना ही आना है। सो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ, अगर 2 मार्क्स पे हैं तो अब आ रहा हूँ मैं उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। 2 मार्क का या 3 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये मान के चलो कि ये 2 मार्क का है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी आल्सो नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ टू इरेशनल रिजल्ट्स इनटू इरेशनल, देयरफॉर इट इज इरेशनल। वन ऑफ द वे। सेकंड वे, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ सकता है। अगर 5 मार्क में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप √2 को ऐसे ही प्रूव करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद लिखेंगे सिमिलरली √3, वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे लिख देना सिमिलरली √3 इज आल्सो इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल रिजल्ट्स इनटू इरेशनल, फुल 5 मार्क्स, राइट। अब 2 नंबर का समझ में आ गया। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वी नो √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल इरेशनल। 5 मार्क का आएगा तो √2 को प्रूव करके दिखाओ, √3 को सिमिलरली कह दो, इन दोनों का सम क्या हो गया, इरेशनल। अब आ गया ये 3 मार्क का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, राइट। तो देखो यही क्वेश्चन 2 मार्क में भी आएगा, 3 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। अगर ये 3 मार्क में आएगा तो हम क्या करेंगे,
हम यहां प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे। लेट √2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। यहां सिंपलेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इज ए रैशनल नंबर। इट मीन्स व्हाट, लिख सकता हूं ना अगर रैशनल है तो। अब यहां पर एक स्मार्ट वर्क करना, स्केयरिंग द अबव ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग, अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है। स्केयरिंग द अबव ऑन both sides, right? जरा ध्यान से देखो, ये a + b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ। आपको अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स बैठे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, 2 + 3 + 2 √6 हो गया ना। √a × √b इज √ab, which is equal to p square upon q square. It means 5 + 2 √6 is p square by q square. Agreed? And it means that twice of √6 is p square by q square minus 5. It means that √6, 2 √6 is equal to p square minus 5 q square upon q square. भाई एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा ना, q square हो गया। और it finally means that √6 is equal to p square minus 5q square divided by twice of q square. ये 2 भी नीचे आ गया। Got it? So this is what? This is irrational. सही लिख रहा हूं मैं? This is irrational. हाँ, ये क्या होना चाहिए? करता रहूंगा मैं आगे फ्यूचर में भी ये देखने के लिए कि कौन कौन क्लास के अंदर इस समय है। ये क्या है बेटे? दिस इज, अब इसको ध्यान से देखो, राइट साइड रैशनल है या नहीं है? अरे पी स्क्वायर में कुछ भी पुट करो, क्यू स्क्वायर में कुछ भी पुट करो, क्यू में भी यहाँ जो भी पुट किया है वो यहाँ पुट करो, आपको जो वैल्यू आएगी वो या तो आएगी फॉर एग्जाम्पल 15/27, या आ सकती है वो -5/13। राइट? रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था। डिड यू गेट इट? एवरी फ्रैक्शन नीड नॉट बी ए रैशनल नंबर। क्या मैं सही कह रहा हूं? होना क्लास में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फ्रैक्शन क्या होता है? मान लिया a एंड b इज रिगार्डेड टू बी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर है, जैसे 1/7। अब मैं कह रहा हूं p/q ये रैशनल है, तो यहां -1/7 लिख रहा हूं। राइट? तो ये जो रैशनल नंबर है, क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है? लेकिन फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं? एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, राइट? बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। ये असर्शन रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन था। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो आप ये देखिए, राइट साइड के अंदर ये जो वैल्यू है ये तो रैशनल है, पी स्क्वायर रैशनल है या नहीं? कहीं स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इररेशनल। इररेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इररेशनल। अब फाइनली लिखेंगे इतना करने के बाद, इररेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल। Therefore, √2 + √3 is an, भाई कर लोगे या नहीं ऐसे क्वेश्चन को? अच्छा, नहीं फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे।
पर इतनी डिटेल में लिखना, इतनी डिटेल में लिखने के लिए मार्क्स की वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैंने 3 मार्क्स बोला। आई होप समझ में आ गया। अच्छा प्रूव करके दिखाओ। हाँ, So is a root six rational? रूट 6 इज नॉट रैशनल, इरेशनल। अब ये देखो ना, इसे हम 2 इंटू 3 लिखेंगे ना। अब ये देखिए 3 प्लस 5 रूट 7, प्रूव करो कि ये इरेशनल है। और ये मान के चलो या तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का, दैट्स इट। जरा करो इसे अपने आप से। आ गया आंसर? Yes. देखो हम क्या आगे बेटा जी, Yes, sir. माने आया आंसर। देखो क्या करेंगे, लेट लेट 3 प्लस 5 रूट 7 इज एन इज ए रैशनल नंबर। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं, पी अपॉन क्यू। तो अब ना आप स्केयर मत करो, अब यहाँ पर आप एज इट इज रखो। पता है वहां स्केयर क्यों किया था, क्योंकि हमको ये आइसोलेट नंबर चाहिए था और ये 5 फॉर्म में आ गया ना। अब आप यहाँ देखिए ये 5 रूट 7 है, पी अपॉन क्यू -3 लिख सकता हूँ या नहीं। तो 5 रूट 7 पी अप -3 क्यू बाई क्यू हुआ या नहीं है। अब इस वाले 5 को मैं नीचे ला सकता हूं, बोलिए। तो ये क्या है, ये रैशनल। जो इरेशनल है उसको लेफ्ट साइड में रखो, प्योर इरेशनल को। इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल, राइट। अच्छा हाँ, इसमें जरूरत नहीं है, उसमें इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहां भी अगर स्क्वायर रूट होता ना तो करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि फिर वो क्या है कि हम एक ही ले आए ना इरेशनल, नहीं तो दो तो इरेशनल थे यहाँ पर, राइट। ये कारण था। अब मान के चलिए, अब वैल्यू है 5 -3 रूट 7, प्रूव करो कि इरेशनल है, करिए।
आया बेटा आंसर देखो। So the बताओ बेटा सबका आ गया आंसर। yes, sir. यानी कि हम यही कहेंगे ना, मान लिया ये क्या है, रैशनल है, फिर हम कह सकते हैं 5 माइनस पी अपॉन क्यू, ये इधर जाके हो गया 3√7, लिख सकता हूँ या नहीं ऐसे, तो राइट। अब ये हो गया 5Q माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू, ये वाला 3 नीचे आ गया, √7, इसे अकेला छोड़ दो बिल्कुल। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, दैट्स इट। Can you do 1/2? हाँ बिल्कुल, 1/√2 को अगर हम करेंगे, मान लिया 1/2 क्या है, रैशनल है। अच्छा, लेट 1/√2 इज रैशनल, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर क्यू किसके इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ पी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, Then पहले हम इसको क्लियर हुआ या नहीं ना, ये क्लियर हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा ना, क्यू इज इक्वल टू दिस, राइट। नाउ जस्ट लुक हियर, क्यू इज इक्वल टू दिस, ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, any number if you multiply it with a irrational, it has to happens to be irrational. So rational can never be equal to irrational. क्या ये बात क्लियर हुई, राइट। और एक तरीका क्या है, So मतलब 2 marks पे हाँ इतना आसान नहीं आएगा, डोंट वरी, राइट, एग्जामिनर बी स्मार्ट एनफ। फिर आप यूं कर देंगे, इसे यूं लिख देंगे, ये क्या है, रेसिप्रोकल हो गया ना, ये रैशनल, ये क्या है, इरेशनल, इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, फाइनल आंसर, ग्रेट, सही आंसर। समझ में आया, दैट्स इट फॉर मैथ्स। तो रियल नंबर